Yeah. So okay, guys, my name is Uzair Imran, and I'm a digital marketer by profession. So I make videos on YouTube advertising, Google advertising, overall digital marketing को guys मैं cover कर रहा होता हूँ. So अगर आपने 2023 में या उसके बाद ही अगर digital marketing सीखनी है तो आप मेरे चैनल के थ्रू सीख सकते हैं, क्योंकि सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है सेपरेटली. जैसे फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट है, गूगल की अलग प्लेलिस्ट होगी, फ्रीलांसिंग पे बात कर रहा होता हूँ, फ्रीलांसिंग की अलग प्लेलिस्ट होगी. इसके अलावा लिंक्डइन लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, मतलब डिफरेंट एडवर्टाइज जितने चैनल है सारे, उन सब पे बात कर रहा हूँ डेफिनेटली. सो लाइक फ्रॉम बिगिनर टू प्रो, अगर आपने मार्केटिंग सीखनी है मुझसे थ्रू सीख सकते हैं. आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ. बेसिकली जो मार्केटिंग के बेसिक्स है वो क्या है, मार्केटिंग के फाउंडेशन, जिसपे जो अगर अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके फाउंडेशन होते हैं, उसके पिलर्स होते हैं, अगर वही वीक होते हैं तो बिल्डिंग भी कभी भी मजबूत नहीं हो सकती. तो इसी तरीके से मार्केटिंग जो फील्ड है उसके भी अपने पिलर्स हैं. ठीक है, तो उन पे बगैर टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं. आपने से एंड तक इस वीडियो को देखना है, स्टार्ट टू एंड, आपको पूरा समझ में आ जाएगा. हर चीज बता रहा हूँ डेफिनेटली विद एग्जाम्पल्स. पेन एंड पेपर लेके आप बैठ जाएं और जो है रिलैक्स करके पूरी वीडियो को देखें. ओके. तो फर्स्टली हमारे पास जो पूरा प्रोसेस होता है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होता है, फिर फाइनेंशियल्स पे जाके इस चीज तरीके से हो रहा होता है. क्योंकि मैं खुद भी एक मार्केटर हूँ तो मुझे ये प्रोसेस अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से आप चीजों में मूव ऑन करते हैं. एक बजट फॉर एग्जांपल, अगर एक आपने कुछ आ, किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, किसी सर्विस की मार्केटिंग करनी है, तो ऐसे तो वो सारा काम स्टार्ट नहीं होता. हर चीज के लिए ऑब्जेक्टिव सेटिंग जरूरी होती है. ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी होती है, उसमें सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग वगैरह सब चीजें होती हैं. प्रोडक्ट बन रहा होता है, प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है, कितने पैसे लगते हैं, प्रमोशन किस तरीके से करनी है, प्लेस कहाँ पे बेचना है वो. इसके अलावा कस्टमर्स किस तरीके के होंगे, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस तरीके से निकलेगा, कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, आपको ये किस तरीके से आप गेज करेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई. ये सब चीजें जो है गाइस वो मार्केटिंग के प्रोसेस में आती हैं. मार्केटिंग इनके बगैर आ, बिल्कुल नामुकम्मल है, मतलब कंप्लीट नहीं है उस पर. तो उस पर बात करते हैं किस तरीके से क्या होता है. फर्स्टली हम बात करेंगे 5 C's से. देखें ये सारे जो हैं, ये जितने मतलब C's हैं, तो बेसिकली ये बिल्कुल बेसिक्स होती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 C's बेसिकली क्या होंगे, इसमें आपके कस्टमर आ गया, आपकी कंपनी आ गई, कंपेरेटर आ गए, कोलैबोरेटर्स आ गए, और कॉन्टेक्स्ट आ गया. आपके कस्टमर से चले बात स्टार्ट करते हैं. कस्टमर क्या है, बेसिकली आपके वो लोग, आपकी ऑडियंस जिसको आपने सामान बेचना है. लेट्स से अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बेच रहा हूँ, लेट्स से उनको सेल करो, क्योंकि कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है. सर्विसेज जो है वो इनटेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है. अगर मैं आपको साबुन बेच रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल सोप बेच रहा हूँ, तो वो एक टेंजिबल प्रोडक्ट है, मैं उस चीज को बेचूंगा, मैं अपना सोप बेचूंगा और मुझे उस चीज के पैसे मिल जाएंगे. लेकिन सर्विसेज में ये होता है कि वो इंटेंजिबल होती, दिखाई नहीं देती, मतलब. ठीक है, तो अब जो चीज दिखाई नहीं दे रही तो वो आप सर्विस देते हैं. आपको डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग करके दूंगा, पेड मीडिया मार्केटिंग हम लोग कर रहे होते हैं, SEO कर रहे होते हैं, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं, कंटेंट राइटिंग कर रहे होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे होते हैं. जितने चैनल्स हैं और भी सब चीजें होती हैं उस पर हम देख रहे होते हैं, Amazon देख रहे होते हैं. तो इसके लिए ये मैं अपनी सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, मैं अपनी एक्सपर्टीज सेल कर रहा हूँ, मैं अपना स्किल सेट सेल कर रहा हूँ. उस चीज से मैं आपसे पैसे चार्ज कर रहा हूँ. ठीक है, मतलब किसी से भी. तो बेसिकली अब लेट्स से अगर मेरा ये बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का, तो मेरे कस्टमर्स कौन होंगे. मेरे कस्टमर्स वो तो नहीं होंगे जिनको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, या जिनको वो मेरे कस्टमर हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी कस्टमर मेरे वो सारे लोग होंगे जिनको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, जो डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनको अपना बिजनेस सेटअप करना और उनको डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की नीड्स हैं. तो उससे मेरी टारगेट ऑडियंस, जो मेरी टारगेट ऑडियंस, जो कि नाम से जाहिर है कि टारगेट, वो मेरा टारगेट है. और वो हमारी सारी ऑडियंस मेरा टारगेट है. मैं उनको पहले चूज करूंगा कि कौन से कस्टमर्स रेलेवेंट है. इसमें आप ये भी एक टर्म यूज करते हैं डिफरेंट तरीके से, दैट इज अप टू यू, आपको यूज करनी नहीं करनी. लेकिन वो उसको बोलते हैं TAM, टारगेट टोटल एड्रेसेबल मार्केट. आउट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान की लेट्स से अगर 25 करोड़ आवाम है, तो एज अ डिजिटल मार्केटर विच इज सेलिंग, हु इज सेलिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, वो 25 करोड़ जितने लोग हैं वो सब मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है. मेरी टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं, उन्हीं 25 करोड़ लोगों में से. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ अगर पाकिस्तान में सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है. ठीक है, तो अब पहले मैं ये डिसाइड कर लूंगा कि ऐसे कौन से लोग हैं. ठीक है, ताकि वो मेरी टारगेट ऑडियंस एक दफा बन गई. फिर अब उनको मुझे टारगेट करना है कि मुझे उनको किस तरीके से रीच आउट करना है. तो मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो इस तरीके से, जो मेरे कस्टमर्स है बेसिकली वो सारे लोग हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है.
आप या तो प्राइमरी ऑडियंस हो सकती है जो खास तौर पर डिजिटल मार्केटिंग में सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, या सेकेंडरी ऑडियंस वो भी हो सकती है जिनको लगता है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस उनको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की जरूरत है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि किस तरीके से होती है, क्या होता है। तो कौन बताएगा उनको? मैं बताऊंगा। एज अ सर्विस प्रोवाइडर, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज किस तरीके से उनके बिजनेस को बूस्ट कर सकती हैं, तो ये उनको मैं बता रहा हूँ। तो जरूरी नहीं कि आपकी ऑडियंस बिल्कुल रिफाइंड हो या उसको चीजों के बारे में पता हो। कई बार आपकी ऑडियंस ऐसी होती है कि उसको नीड का अपनी पता भी नहीं होता। ठीक है, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम से गुजर रही होती है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि अगर वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लेट से अपने बिजनेस में ले आएंगे तो उनका बिजनेस इंप्रूव हो सकता है, और वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो उनको बताने का काम भी कभी कभार एज अ सेलर मेरा हो सकता है। तो ये सब हो गई आपकी कस्टमर्स। आपके कस्टमर्स कौन है, टारगेट ऑडियंस क्या है, किन लोगों को रीच आउट करना है, ये जब तक आपको यही नहीं पता हुआ कि आपको रीच आउट किसको करना है, तो आप किसी को भी टारगेट कर लेंगे। जब किसी को भी टारगेट करेंगे तो वो तो आपके टारगेट ऑडियंस में आता ही नहीं है, तो वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा, कभी भी वो आपसे चीज नहीं खरीदेगा। अगर किसी को फार्मास्यूटिकल में इंटरेस्ट है तो उसका डिजिटल मार्केटिंग से कोई काम नहीं है। आई एम अज्यूमिंग कि उसका कोई काम नहीं होगा, तो वो मेरी सर्विसेज क्यों लेगा? ठीक है, तो इसकी वजह से मुझे उन्हीं लोगों को टारगेट करना है जिनको मेरी सर्विसेज में इंटरेस्ट हो, जिनको अपना। अब इसमें कौन कौन आ सकता है? एंटरप्रेन्योर्स आ सकते हैं, बड़े बिजनेसेस आ सकते हैं, मार्केटिंग जैसे कि मैंने बात की, प्रोफेशनल्स आ सकते हैं, ऐसे लोग आ सकते हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है फ्रॉम द स्टार्ट। तो इसी तरीके से ये वही सब हो गई कस्टमर्स। अब दूसरे सी पे मूव कर रहे हैं, तो वो है कंपनी। बेसिकली मेरी कंपनी क्या है, कंपनी क्या बना रही है, क्या बेच रही है। अगर मैं एज अ कंपनी अगर बात करूँ, फॉर एग्जांपल, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये मेरी कंपनी इस पे स्टैंड करती है। ठीक है, ये मेरी कंपनी की फाउंडेशन है। अब मैं अपनी कंपनी को कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी तो नहीं बोलूंगा, या तो रियल एस्टेट कंपनी तो नहीं बोलूंगा अगर मेरी कंपनी XYZ कंपनी है, क्योंकि मेरी कंपनी जो है वो बेसिकली एक एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सेल कर रही है। तो कंपनी का तयन हो जाना, कंपनी को एनालाइज करके आपको बता दिया कि भाई ये कंपनी इस चीज के बारे में, इसके कस्टमर्स ये हैं। अब थर्ड पॉइंट में मूव करते हैं, बेसिकली कंपेरेटर्स कौन है। कंपेरेटर्स में सारे वो लोग होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मुझे हटा के और जितने भी लोग हैं, ऐसे सिमिलर लोग हैं, बिजनेसेस हैं, कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मेरे सारे कंपेरेटर्स हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर एक एक ऐसा सिमिलर बिजनेस है, कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो SEO सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लेट्स से कराची में ही, या लाहौर में, या पाकिस्तान में। और अगर मैं अपने एड से अगर कराची में रन करता हूँ या पाकिस्तान में पूरे रन कर रहा हूँ, तो वो मेरा डायरेक्ट कंपेरेटर है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल इसी तरीके से अगर बात करते हैं, लेट्स से कोई ऐसा ऑनलाइन बिजनेस है जो ई कॉमर्स सर्विसेज सेल कर रहा है, तो वो भी मेरा कंपेरेटर है, क्योंकि मैं भी ई कॉमर्स सर्विसेज सेल कर रहा हूँ। मैं भी ई कॉमर्स जिन बिजनेस को करना है या उसमें हेल्प चाहिए, तो मैं वो अभी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करूँ। लेकिन कोई ऐसा बिजनेस जो शूज बेच रहा है, जो ऑनलाइन शूज बेच रहा है, आ, वो मेरी वो मेरा वो मेरा कंपेटिटर नहीं है। ना डायरेक्ट है ना इनडायरेक्ट है, क्योंकि वो बेच रहा है शूज, वो फिजिकल चीजें बेच रहा है, वो टेंजिबल चीजें बेच रहा है। लेकिन मैं अपनी सर्विसेज सेल कर रहा हूँ। हम में सिर्फ एक सिमिलैरिटी है कि हम दोनों काम कर रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन स्टिल वो मेरा कंपेटिटर नहीं है, क्योंकि मैं उसको देखता ही नहीं कि वो मेरा कंपेटिटर नहीं, क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा ना, इसकी वजह से। फोर्थली, अब ये आ गया कोलैबोरेटर्स। मेरे बिजनेस ऑपरेशंस में कौन लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं जिनकी वजह से मेरा बिजनेस चल रहा है। जैसे सप्लाई चेन के लोग, मार्केटिंग के, और दूसरे लोग जितने जो सर्विसेज सेल कर रहे हैं, लेट्स से मतलब कुछ भी। तो ऐसे सारी पार्टी, इंटरनल पार्टीज जो कोलैबोरेट कर रही है मुझसे, ताकि मेरे बिजनेस की जो फ्लो है, जो प्रोसेसिंग है, वो आसानी से विद ईज हो रही है। ठीक है, ऐसे सारे लोगों को हम बोलते हैं कोलैबोरेटर्स। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि मेरा बिजनेस बेसिकली बेस किस चीज पे कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट। उसका बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसकी USP क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। ऐसा कौन सा फैक्टर है मेरी सर्विसेज में, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे सेपरेट कर रही है, जो मुझे डिस्टिंग्विश कर रही है दूसरे लोगों के साथ। मेरे मेरे कंटेंट में, मेरी सर्विसेज में ऐसा कौन सी अच्छी चीज है जो मैं किस तरीके से वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, या मैं किस तरीके से एक्स्ट्रा माइल जाके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जो बाकी लोग नहीं कर रहे। मेरी मेरी सर्विसेज में क्या एक्स फैक्टर है, मेरे बिजनेस में क्या एक्स फैक्टर है, मेरे बिजनेस में क्या डिफरेंट चीज़ है जो बाकी लोग नहीं कर रहे। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें, कॉन्टेक्स्ट क्या है बेसिकली बिजनेस की। अब मैं इस चीज में तो नहीं है कि मतलब लेदर मेकिंग बिजनेस तो नहीं है ना, अब ये है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का बिजनेस। तो उसका कॉन्टेक्स्ट यही है। ठीक है, अगर इन 5 C's पे अगर हम स्टिक करके चलेंगे,
तो कभी भी हमारी जो स्ट्रेटेजी और जो टेक्टिक और जो फाइनेंशियल्स का पार्ट है वो इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन हमारी ऑब्जेक्टिव ही अगर गलत है, हमारे 5 C's हमारे अगर सेट नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, मैंने उनको अपनी ऑडियंस में रखा हुआ है, जो लोग जर्मनी में डिजिटल मार्केटिंग सर्विस जो ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं अपने एड्स या अपनी सब जो सर्विसेज हैं वो मैं अगर सिर्फ पाकिस्तान में करता हूँ, लेकिन मैं टारगेट उन लोगों को कर रहा हूँ जो जर्मनी में है, तो क्या मेरी ऑडियंस टारगेटिंग सही है? क्या मेरे टारगेट ऑडियंसेस सही है? क्या मेरे कंपेटर सही नहीं सही है? क्योंकि मैं टारगेटिंग ही मेरी गलत है, या मेरे कस्टमर जो मैंने सेट किए हैं वही गलत है। तो इसकी वजह से ये चीजें सारी। अब उसके बाद हम आ गए गई स्ट्रैटेजी पार्ट में। स्ट्रैटेजी में आ गया सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन थोड़ा थोड़ा बता चुका हूँ पर कस्टमर में, लेकिन दोबारा से इसको हम लेके चलते हैं कि सेगमेंटेशन क्या है। सेगमेंटिंग योर ऑडियंसेस अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस। ऑडियंस को सेगमेंट करना है अपने बिजनेस नीड्स के हिसाब से। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का बिजनेस है, उसी को लेके चलेंगे पूरी आज आज की वीडियो में। तो सेगमेंटेशन में उस तरीके से कर सकता हूँ कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में इंटरेस्ट है, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं। अब लेट्स से मेरी एक ऑडियंस है, मैं ये सोचता हूँ कि 18 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स तक के जितने भी लोग हैं वो मेरी ऑडियंस है। तो अब मैंने ये बेसिकली सेगमेंट किया कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी टारगेट ऑडियंस जो टोटल मार्केट है, जो टोटल मेरी जिन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ वो अराउंड 2 लाख लोग हैं, तो 2 लाख लोगों में से कितने लोग मेल हैं और कितने परसेंट लोग फीमेल हैं। कितने परसेंट लोग जो है जो कि मेल हैं 18 to 35 के बीच में, और कितने परसेंट लोग जो फीमेल हैं, कितने लोग जो फीमेल हैं वो 18 to 35 के बीच में। कितने लोग ऑन्टरप्रिनोर्स हैं मेल में 35 में, 18 to 35, कितने लोग फीमेल हैं ऑन्टरप्रिनोर हैं 18 to 35 में। तो सेगमेंटेशन जब कर लूंगा तो अपनी ऑडियंस के टारगेटिंग उस हिसाब से सही कर लो। फॉर एग्जाम्पल जो एड मुझे अगर मेल को दिखाने जाएंगे, अब वो मैं अगर फीमेल को दिखा रहा हूँ तो वो हो गया इररेलेवेंट, क्योंकि मेरे इसकी वजह से, क्योंकि मेरी सेगमेंटेशन सही नहीं है। अगर मैं सेगमेंटेशन सही कर लूंगा, मैं अपने अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को सेगमेंट कर लूंगा, उसको बाइफरकेट कर दूंगा कि ये ऑडियंस का मैसेज ये इस ऑडियंस के लिए, ये ऑडियंस का मैसेज इस मैसेज के लिए। तो जब मेरी सेगमेंटेशन अच्छी हो गई तो मेरी मार्केटिंग कम्युनिकेशन अच्छी हो गई। मेरा जो मैसेज है वो राइट लोगों को राइट टाइम पे कम्युनिकेट होगा। ठीक है, अब लेट्स से अगर कोको कोला कोला डिफाइन कर लेता है, लेट्स से कोको कोला की बात करते हैं लेट्स से, ताकि और एक एडिट एग्जांपल हो जाए। कोको कोला डाइट कोक बनाता है आ, उन लोगों को जिनको डायबिटीज है, और कोला नॉर्मल कोक जो बनाता है उन लोगों को जिनको डायबिटीज नहीं है। तो उन्होंने सेगमेंट कर दिया, उन्होंने एक सेगमेंट हमारी सोसाइटी का ऐसा है जिनको डायबिटीज है या जिनको शुगर है, मतलब कुछ भी है, वो रेगुलर कोक नहीं पी सकते, लेकिन उनको एंजॉय तो करना है कोक के। तो अगर कोक छोड़ देती है ऐसे लोगों को जिनको डायबिटीज था, तो उनकी सेल कम हो जाती। पर डाइट कोक क्यों आती? डाइट कोक इसी वजह से आई क्योंकि देयर आर सेगमेंट इन मार्केट which needs to be targeted, which have their needs, जिनको कोको कोला कंज्यूम करनी है, लेकिन वो शुगर की वजह से नॉर्मल कोक नहीं पी सकते। तो शुगर की वजह से उस चीज को हैंडल करने के लिए कोको कोला ने एक सेगमेंट किया, मार्केट सेगमेंटेशन पे काम किया, और ऐसी प्रोडक्ट निकाली जिसका नाम डाइट कोक है, कि अब वो लोग भी पी सकते हैं जिनको डायबिटीज है। एक रेगुलर कोक भी बिक रही है, साथ में डाइट कोक भी बिक रही है, एक ही कंपनी से आ रही है, एक ही ब्रांड से आ रही है, एक ही जगह मैन्युफैक्चर लेट से हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सेगमेंटेशन हो गया, आप सेगमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब हो गई टारगेटिंग लेट से, कि अब टारगेटिंग किन किन लोगों को आपने किस तरीके से टारगेट करना है, क्या स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जांपल जो टारगेटिंग मेरी मेल्स के लिए होगी लेट से, वो लेट से फीमेल्स के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एक शू मेकिंग बिजनेस है, कोई भी बिजनेस हो सकता है, वो जो अपने एड्स बनाएगा वो मेल शूज जो है, जो शूज सिर्फ मेल्स के लिए, वो अलग तरीके से बनाएगा, उनकी सब चीजें अलग होंगी। क्या पता उसमें मेल मॉडल्स हों फीमेल मॉडल्स ना हो, डेफिनेटली उनका एक स्टाइल लगा होगा, उनकी एक अलग तरीके से उनकी जो एड बनेगा वो डिफरेंट तरीके से, उसकी प्रोडक्शन डिफरेंट तरीके से होगी। और जो उसको जब जब वही एड मतलब जब फीमेल्स के लिए बनेगा तो उसकी सेपरेट टारगेटिंग होगी, इसकी वजह से क्योंकि मेल फीमेल अलग है। ठीक है, अब इसकी वजह टारगेटिंग इसकी वजह जरूरी है कि आपको राइट ऑडियंस को राइट तरीके से टारगेट, आपको जब ना टारगेट करने की जरूरत। इसके बाद थर्ड पॉइंट आ गया पोजिशनिंग का। पोजिशनिंग ये होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट है लेट से, उसको आपको किस तरीके से पोजीशन करेंगे मार्केट में, कि वो आप एक्चुअली ब्रांड इमेज बना रहे हैं, अपनी 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 प्रोडक्ट की इमेज बना रहे हैं, उसको पोजीशन कर रहे हैं। लेट से कि अगर
मैं अगर बनाता हूँ फर्नीचर बनाता हूँ, और अगर मैं हाई एंड फर्नीचर बना रहा हूँ या बहुत एक्सपेंसिव फर्नीचर है, लेकिन वो सब मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जिनकी सैलरी इनकम जो है वो तकरीबन 1 मिलियन से ऊपर है, लेट्स से मैं लग्जरी फर्नीचर बना रहा हूँ। तो अब मैं पोजीशनिंग अपनी एड्स का थ्रू उस तरीके से करूंगा जिसमें लग्जरी शो हो रही हो, या जिसमें बहुत अच्छा लाइफस्टाइल शो हो रहा हो। अगर मैं लेट्स से अगर एड उसके हिसाब से नहीं होगा, या उसमें अगर मैं मिडिल क्लास को दिखाऊंगा, तो मिडिल क्लास में जानता हूँ कि अगर उसकी अगर 10 मिलियन से अगर नीचे, अगर अगर 1 मिलियन से अगर नीचे उसकी इनकम है, तो अगर मैं ऐड अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन उस तरीके से बनाऊंगा, तो वो कभी भी राइट लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो मुझे अपनी ब्रांड की पोजिशनिंग इस तरीके से करनी है, और राइट पोजिशनिंग करनी है जिस हिसाब से मेरा ब्रांड है। अगर मेरा ब्रांड अगर मिडिल क्लास लोगों के लिए, तो फिर मिडिल क्लास के हिसाब से बनाऊंगा। अगर मेरा ब्रांड अगर लोअर क्लास के लिए, तो फिर मैं उसके हिसाब से उसको उसको उसी तरह से उसको जो मतलब पोजिशनिंग करूंगा मार्केट में। अगर हाई एंड लोगों के लिए है, तो मैं हाई एंड तरीके से पोजिशनिंग कर, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मर्सिडीज है, तो मर्सिडीज है वो हाई एंड एक इनकम क्लास है, तो वो उसके हिसाब से अब वो ब्रांड उसने पोजीशन किया है। जब मर्सिडीज आई होगी तो लोगों को तो नहीं पता होगा कि ये एक बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है, लग्जरी कार है। ठीक है, उसने अपनी ब्रांड पोजीशनिंग की ओवर द इयर्स, उसने ये इमेज बनाई कि जो मर्सिडीज बिकेगी वो डेफिनेटली हाई एंड लोग उसको चलाएंगे, मतलब कंपनी के बड़े लोग, सी लेवल एग्जेक्टिव चलाएंगे, ऑन्टरप्रेन्योर चलाएंगे, या जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, रिच लोग चलाएंगे। ठीक है, तो ब्रांड ने पोजिशनिंग इस तरीके से की। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोको कोला है, तो कोको कोला ने इस तरह की पोजिशनिंग की कि जो उसकी कोक है उसमें कोई इनकम वगैरह से उसने सेगमेंटेशन तो कर ली, बाइफरकेशन की। उसने कहा कि ये मासेस के लिए है। कोई भी चाहे तो वो कोक पी सकता है, चाहे वो अमीर हो या वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, या अगर नहीं भी करता, तो वो सबके लिए, मासेस के लिए। तो उसने पोजिशनिंग ऐसी बनाई, उसने प्राइसिंग ऐसी रखी, उसने ब्रांड इमेज ऐसी बनाई कि उसमें हैप्पीनेस शो हो रही है। उसने कोई मिडिल क्लास, कोई अपर क्लास, कोई इनकम वाइज में डिवाइड नहीं किया। सही है, तो इसकी वजह से ब्रांड पोजिशनिंग हेल्प करेगी आपको लोगों को समझाने में कि मेरी प्रोडक्ट किस चीज के बारे में, या मेरी प्रोडक्ट किन के लिए। अगर पोजिशनिंग आपकी सही नहीं होगी, अगर लोगों के जहन में आपकी इमेज, जो आपकी ब्रांड की इमेज है, अगर वो कंफ्यूज्ड है, तो वो समझ नहीं पाएंगे कि आपकी प्रोडक्ट उनके लिए फायदेमंद होगी या नहीं होगी। तो इसकी वजह से राइट पोजिशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप अपना ब्रांड को बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम मूव करते हैं, हम टेक्टिक्स पे जाते हैं। टेक्टिक्स में हम डायरेक्ट इसमें आ गए 4 P's में। 4 P होगा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब ये टैक्टिक्स है, हमारी सेगमेंटेशन वगैरह सब चीजें हो गई। अब हम जा रहे हैं प्रोडक्ट की तरफ। अब प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट किस तरीके का होगा? मेरे केस में अगर मैं सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, तो मेरा प्रोडक्ट क्या है? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, एसईओ प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब प्रोडक्ट को डिफाइन करूंगा, एसईओ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, पेड मीडिया मार्केटिंग है, एफिलिएट है, सब बता चुका हूँ उससे पहले। तो प्रोडक्ट इस चीज के बारे में, सर्विस है बेसिकली ये। ठीक है, अगर हमें इसको कोई कोई टेंजिबल प्रोडक्ट के बारे में लेना है, जैसे अगर मैं बेच रहा हूँ सोप, तो सोप है। अब प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्या है, प्रोडक्ट किस किस चीज के लिए बना है। ठीक है, और प्रोडक्ट का मतलब नॉर्मल यूज है, या जो है इसका लग्जरी प्रोडक्ट है, या क्या है। ये हो गई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपको डिफाइन कर दिया कि प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके का है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपकी आ गई। अब प्राइसिंग क्या है, किस चीज से बेचना है, क्या उसकी प्राइसिंग जो है वो इस तरीके से रखनी है कि हर कोई उसको खरीद ले। क्या उसकी प्राइसिंग इतनी रखनी है कि सिर्फ मिडिल क्लास खरीद सके? क्या बहुत एक्सपेंसिव सोप बेचना है? कंपेरेटर जो प्राइस रखना है उसके हिसाब से रखना है? अगर मार्केट में लॉन्च हो रहा है, तो अगर बाकी अगर सारे सोप्स अगर 50 रुपए के हैं और मैं अगर 200 रुपए का बेच रहा हूँ, तो मैंने प्राइस स्किमिंग स्ट्रेटेजी इसमें, स्किमिंग का मतलब हाई प्राइस आप सेट करते हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती है कि जब आप मार्केट में एंटर हो रहे होते हैं, तो आपको प्राइसेस कम रखनी पड़ती हैं। अगर कंपटीशन आपका 50 रुपए में बेच रहा है, तो आप 30 रुपए के साथ, या तो 35 के साथ, 40 के साथ ऐड होता है। उनकी जो प्राइसेस होते हैं, अगर आप उनसे कम सेट करते हैं, दैट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होती है, अपनी प्राइसिंग के साथ आप जो है कॉस्ट प्लस, जो आपकी जो मतलब जो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको आप जब ऐड कर देते हैं, वो डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है। इस पे है मार्केटर्स देखते हैं कि आप उनके प्रोडक्ट जो है वो मतलब किस तरीके से उन्होंने प्राइसेस सेट करें। प्राइसेस का अगर ज्यादा प्राइसेस होंगी, तो आपके पास जो ऑडियंस आपकी डेफिनेटली कम हो सकती है उससे। ठीक है ना? अब आते हैं प्लेस पे कि मुझे अपनी प्रोडक्ट कहाँ बेचनी है। ये बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका किस तरीके का होना चाहिए? अगर आपका B2B प्रोडक्ट है, जैसे बिजनेस टू बिजनेस है, अगर आप चाहते हैं कि आप एरोप्लेन के इंजन बनाते हैं, तो आप अपनी नॉर्मल दुकानों में तो आप एरोप्लेन के इंजन तो नहीं बेचेंगे, आप खास एग्जीबिशंस में जाएंगे,
ये तो लग्जरी कार फॉर एग्जाम्पल रोल्स रॉयस है, वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, हर कंट्री में अवेलेबल नहीं, क्योंकि वो लग्जरी कार्स बनाते हैं। तो वो उनका जो प्लेस है वो खुद डिसाइड, एज अ मार्केटर आप डिसाइड करते हैं कि आगे प्रोडक्ट कहाँ बिकनी चाहिए। क्या वो आम दुकानों में बिकनी चाहिए, क्या वो सिर्फ सुपर स्टोर से बिकनी चाहिए, क्या वो आपको कौन सी कंट्री में बेचनी है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो जो प्लेस की स्ट्रेटेजी है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी है, प्रोडक्ट बन गया, प्राइस सेट हो गई, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करना है, कहाँ कहाँ बेचना है। ठीक है, कोको कोला हर दुकान पे अवेलेबल है, लेकिन कोई ऐसी प्रोडक्ट है, जैसे अगर कार मैन्युफैक्चरिंग में अगर अगर मर्सिडीज की बात करें, तो मर्सिडीज हर दुकान पे अवेलेबल नहीं है, हर जगह अवेलेबल नहीं है, वो कई खास स्पेसिफिक जगहों में बिक रही है। दैट इज प्लेस। प्रमोशन में आ गया कि अब प्रोडक्ट बन गई, प्राइस भी साइड हो गई, प्लेस भी साइड हो गई, पता लग गया कि भाई कहाँ बेचना है, लेकिन प्रमोट किस तरीके से करना है। डेफिनेटली जब अगर आप चीज को प्रमोट नहीं करेंगे, लोगों को पता कैसे लगेगा कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट में आई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बेच रहा हूँ, अगर मैं अपनी प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज को मार्केट नहीं करूंगा, एड रन नहीं करूंगा, एसईओ नहीं करूंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं करूंगा, तो मेरी प्रोडक्ट का, मेरी सर्विस का लोगों को पता कैसे लगेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से प्रोडक्ट बन भी गई, प्लेस भी सेट हो गए, तो मुझे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, मुख्तलिफ जगहों पर प्रमोट करना है, ताकि लोगों को पता चले, ताकि उसमें जो टारगेट ऑडियंस है और जो मेरे कस्टमर्स बन सकते हैं वो कस्टमर्स बन जाए, कन्वर्ट हो जाए, सेल हो जाए मेरी। तो उसकी वजह से प्रमोशन बहुत जरूरी है। प्रमोशन पे पैसा नहीं लगाएंगे आगे, अब प्रोडक्ट जो है वो मतलब नहीं बिक पाएगी। ठीक है, अब ये हो गई मार्केटिंग टेक्टिक्स पूरी कंप्लीट। अब हम जाते हैं फाइनेंशियल्स पे। प्रोडक्ट बिक गई, बन भी गई, बन भी गई, सेगमेंटेशन भी हो गई, ऑब्जेक्टिव सेटिंग भी हो गई, सेगमेंटेशन भी हो गई, टारगेटिंग पोजिशनिंग वगैरह सब हो गई, हमने 4 P डिस्कस कर लिए। अब हम जा रहे हैं फाइनेंशियल्स पे। फायदा कितना हुआ, जैसी बात है, जब आप चीज कोई बनाते हैं, कोई सर्विस सेल करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो आपका मेन गोल होता है कि आप कन्वर्ट कर सकें, आप सेल कर सकें, आपको फायदा हो, आपके पास पैसे आए। ठीक है, जिसका फर्स्ट पॉइंट जो है, अगर मैं फाइनेंशियल्स में जाऊं, तो ये है CLV, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बेसिकली क्या होती है कि फॉर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक प्रोडक्ट, अपने 100 रुपए के प्रोडक्ट जो है, वो एक यूजर को बेच दी, तो वो जो आपका जो आपका कस्टमर है, वो ओवर द ईयर्स का मतलब 50 साल 40 साल तक अगर आपसे प्रोडक्ट लेता है, आपने जो उसको सेल कर दी, तो उसकी वो मतलब कितनी ले रहा है, उसकी क्या वैल्यू बन रही है, उसकी एक परचेज की क्या वैल्यू बन, कस्टमर लाइफ टाइम का मतलब ओवर द लाइफ टाइम वो कितना वैल्यूएबल रहा वो आपका कस्टमर। इसका फॉर्मूला होता है, इसको फॉर्मूले के थ्रू जो है, यूजली जो फाइनेंशियल होते हैं, तो उसको पता लगता है कि एक होती है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जो यहाँ पे नहीं है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मतलब टोटल एक कस्टमर को एक्वायर करने की, टोटल उसमें मार्केटिंग भी होती है, उसमें हर एक्वायर करने की, उसको चीज बेचने की टोटल कॉस्ट क्या लगी। ठीक है, और ये है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। उस कस्टमर ने लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, कितनी प्रोडक्ट वो आप एस्टिमेट करते हैं कि इसकी ये इतना मतलब हमसे खरीद लेगा, दोबारा भी खरीद सकता है, ब्रांड लॉयल बन सकता है आपका। तो CLV में आप ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि ओवर द लाइफ टाइम ये कितना कस्टमर वैल्यूएबल हुआ फाइनेंशियली। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये होता है CLV में। अब आगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI का मतलब ये है कि जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की उसका मुझे रिटर्न कितना मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1,000 रुपये मार्केटिंग पे लगा दिए, तो 1,000 रुपये लगाने का रिटर्न कितना है, क्या 2,000 आया, क्या 5,000 आया, क्या 10,000 आया, क्या 500 रुपये आया। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब ये मैंने 1,000 रुपये लगा दिए लेट्स से मार्केटिंग पे, और उसका मुझे फायदा, मेरी सेल अगर 500 रुपये से बढ़ी, तो मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हुआ वो मुझे लॉस हो गया, क्योंकि 1,000 रुपये तो मैंने लगाए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 2,000 मुझे वापस मिलेंगे, 2,000 रिटर्न मिलेगा, लेकिन मुझे 500 रुपये मिले। सही है, तो रिटर्न मेरा कम हो गया। तो इसकी वजह से एज अ मार्केटर हमारा ये एम होता है कि हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू भी बढ़ाएं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएं। मार्जिन क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो आपने जितने की भी सेल की, उसमें आपका मार्जिन होते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, तो कितना मार्जिन निकल रहा है, क्या मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं, नहीं हो रहे, आपके पास सेल करने के बाद मार्जिन कितना बच रहा है। एक हो गई प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल, एक हो गई सेलिंग कॉस्ट। वो सब चीजें कॉस्ट हटाने के बाद जो पैसा बच रहा है, क्या वो ज्यादा है या नहीं है, मतलब मार्जिन कितने हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन चीजों पे ये बेसिकली मार्केटिंग प्रोसेस है। इसमें मजीद चीजें भी इसमें ऐड हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। सही है, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपका डिसाइड, लेकिन ये बेसिक्स हैं और ये पिलर्स हैं मार्केटिंग के। इसी तरीके से मार्केटिंग प्रोसेसेस वगैरह बनते हैं।
सो गाइज, अगर आपको डेफिनेटली अगर मार्केटिंग सीखनी है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो कोशिश करा करें कि वीडियोज मतलब आप बिल्कुल शुरू से एंड तक देखें, कि इसमें सब चीज़ें मैं कवर कर रहा होता हूँ। तो इन केस आप मार्केटिंग की कोई सेपरेट जो है ना मेरे चैनल में, मतलब इसके अलावा ये कि पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें फेसबुक एड्स पे, गूगल एड्स पे टोटल मार्केटिंग बता रहा हूँ किस तरीके से होती है बेसिक। अगर आपको फ्रॉम द स्टार्ट सीखनी है मार्केटिंग टू द एंड तक, आप डेफिनेटली मेरे चैनल सीख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी वीडियो यहाँ पे हो गई है खत्म। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ किसी और वीडियो के साथ मिलूंगा आपसे, और हम डिस्कस करेंगे मतलब गूगल एड्स पे किस तरीके से आप अपने अपने बिजनेस को फॉर्म कर सकते हैं, एसईओ किस तरीके से कर सकते हैं, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि आने वाला दौर जैसे डिजिटल मार्केटिंग में बहुत स्कोप है। तो अगर आप ये डिजिटल मार्केटिंग की जो स्किल है, अमेजिंग स्किल है, उसको अगर सीख लेंगे डेफिनेटली आपको बहुत फायदा है। मैं अपने एक्सपीरियंसेस से सिखा रहा होता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, जितनी मैंने सब सीखी है, जो मैं ट्राई एंड टेस्टिंग कर रहा होता हूँ उसमें। तो इसकी वजह से इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज टू लर्न एज मच एज पॉसिबल, ठीक है ना। और डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट को मतलब सीखने की जो है ना वो जरूरत है। तो या सो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद आए तो जो है इसको प्लीज लाइक कर देगा, और जो बेल आइकन अगर आप हिट कर देंगे, जो भी नई वीडियोज आ रही होंगी वो आपको ऑटोमेटिकली पता लग रही होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड गुड बाय, कीप लर्निंग।